हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डी ट्रिपल एस पी। पीजीटी की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और काफी अच्छा सिलेबस भी है। और अभी 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है ना, तो वो आप वहां से देखिएगा जाके। और वहां से आपको इसमें जितना भी मैं पढ़ाऊंगी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ना, चीज को ध्यान रखना। चलिए आज का जो ये हमारा लेक्चर है ये डेडिकेटेड है न्यू क्लासिज्म, जिसमें हम न्यू क्लासिज्म जो एज है उसको तो पढ़ेंगे, न्यू क्लासिकल एज। उसके अंडर कई पीरियड्स हैं, 3 पीरियड्स हैं उनको। और साथ ही साथ हम यहाँ पर ड्राइडन एंड पोप को डिटेल स्टडी करने वाले हैं ना, तो दो यहाँ पे मेंशन है पोएट, उनको हम मिस नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद एट द एंड आपको क्या मिलेगा, 20 आपको एमसीक्यूज मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनको प्रैक्टिस करेंगे। देन आपका ये जो टॉपिक है तैयार हो जाएगा, सिंपल। ओके, तो चले हम मूव ऑन करेंगे लेक्चर की तरह। ओके, फर्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन एंड ओवरव्यू, आखिर न्यू क्लासिज्म है क्या, व्हाट इज न्यू क्लासिज्म। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर उससे रिलेटेड डिटेल्स। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज न्यू क्लासिज्म, अ लिटरेरी मूवमेंट, लिटरेरी यानी कि ये पोइटिक मूवमेंट है ना, दैट sought to revive the artistic ideals of the classical Greco-Roman literature. The term means in new classism, यानी कि जो भी इन्होंने ग्रीक रोमन लिटरेचर से सीखा था उसमें इन्होंने कुछ रिवीजन किया था, रिवाइव किया था, इसीलिए इन्होंने इसका नाम न्यू क्लासिज्म या न्यू क्लासिज्म रख दिया। अब यहाँ से कोर फिलोसफी क्या निकलती है, यानी इन लोगों का सोचने का तरीका क्या था, ये जो न्यू क्लासिस्ट थे इनका क्या सोचने का था। तो इनका ये था कि इनका जो एम्फेसिस था वो मेनली ऑर्डर, लॉजिक, रेस्ट्रेंट, एक्यूरेसी, डेकोरम एंड रीजन पे था। यानी कि इनके अकॉर्डिंग सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, कुछ भी आप लिख रहे हो तो उसमें कुछ ऑर्डर होना चाहिए, लिखने का तरीका होना चाहिए, कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, कोई ना कोई डेकोरम आपको मेंटेन करके रखना है, और किसी रीजन पे बेस्ड हो। राइटर्स बिलीव्ड आर्ट शुड इमिटेट क्लासिकल फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर राइटर्स जो थे वो इमिटेट करते थे, बट उसमें क्या था, इनका ये पैटर्न पैसेज किस पे था, ये चीज पे था। अब अल्टरनेटिव नेम्स क्या हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। न्यू क्लासिकल एज को एज ऑफ रीजन भी कहते हैं, द ऑगस्टिन एज भी कहते हैं, द 18th सेंचुरी या फिर इनलाइटनमेंट एज भी बोलते हैं। तो इन चारों नामों को आपको याद रखना है। अब इसका क्या रिलेशनशिप है इनलाइटनमेंट से वो देखेंगे। occurred alongside the enlightenment both movements valued reason as the ultimate human achievement। इनका इन दोनों का यही मेन था कि मेन जो है आपका रीजन फोकस होना चाहिए, तर्क, है ना। तो अब ये पीरियड जो है ये एंड कैसे होता है, कन्वेंशनली एंड कब होता है, जब रोमांटिक एज स्टार्ट हो जाती है 1798 में, लिरिकल बेलार्ड जो वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेरिज में पब्लिश करवाया था, उसके बाद ही क्या होता है, रोमांटिज्म वाले जो थे ये इमेजिनेशन पे फोकस करने लगे थे, सरियलिस्ट थे और नेचर पे फोकस रखते थे। इन्होंने रीजन को एकदम हटा ही दिया था, इसी वजह से ये मूवमेंट जो न्यू क्लासिकल मूवमेंट है ये कंप्लीट जो हट जाता है, वो कब हटता है, तो 1798 में, जब लिरिकल बेलार्ड जो है पब्लिश होता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कब स्टार्ट होता है, तो 1660 से लेके 1798 के साथ। ओके, तो ये टाइमलाइन है। अब देख लेते हैं हिस्टोरिकल कॉजेस क्या है, इसके क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या बैकग्राउंड है, किस पे फोकस किया गया है, वो सारी चीजें। तो बेसिकली यहाँ पे पॉलिटिकल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस आपको मिलेंगे। पॉलिटिकल लैंडस्केप में क्या चेंज है, तो रेस्टोरेशन होता है मोनार्की का 1660 में, है ना। द पीरियड बिगिंस द रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की अंडर चार्ल्स सेकेंड। चार्ल्स चार्ल्स सेकंड को फिर से बुलाया जाता है कि भाई आप आके मोनार्की को रिस्टोर करें, क्योंकि यहाँ पर ओलिवर क्रॉमवेल ने क्या किया था, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लोग पसंद नहीं कर रहे थे, थिएटर्स वगैरह क्लोज कर दिया गया था, प्यूरिटेनिज्म बहुत ज्यादा हावी हो गया था। इसी वजह से ये एक तरीके से रिएक्शन है अगेंस्ट किसके, प्यूरिटेनिज्म के। और यहाँ पे चार्ल्स सेकंड आते हैं 1660 में और मोनार्की को रिस्टोर करते हैं इंग्लैंड में। देखिए उसके बाद आता है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ये 1688 में जेम्स सेकंड के अंदर आता है, जो कि एक कैथोलिक थे, वाज ओवरथ्रोन, है ना। ओवरथ्रोन कर दिया था किसने, तो विलियम एंड मैरी ने, जो कि एक प्रोटेस्टेंट थे। तो यहाँ की यानी कि ये धर्म की राजनीति यहाँ पर हो रही थी, प्रोटेस्टेंट ये थे और ये कैथोलिक थे। और यहाँ पर जेम्स सेकंड को ओवरथ्रोन कर दिया था विलियम एंड मैरी ने, और टू द थ्रोन, उनसे वापस उनसे ले लिया था थ्रोन, और स्टैब्लिशिंग
कंस्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि अब जो मोनार्की होगी वो कंस्टिट्यूट पर बेस्ड होगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पर होंगे, है ना। इस चीजें ध्यान रखिएगा। फिर आ जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये 1700 में आता है। परमानेंटली प्रोहिबिटेड कैथोलिक्स फ्रॉम टेकिंग द इंग्लिश थ्रोन। अब यहाँ पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था कि जो भी कैथोलिक्स होंगे, यानी रोमन जो कैथोलिक्स होंगे, उन्हें इंग्लिश थ्रोन नहीं मिलेगा, है ना, पूरी तरीके से मना हो गया था। अब राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अब यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आई। एमरजेंस ऑफ टोरीज, लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, कंजर्वेटिव एंड विग्स। मर्चेंट क्लास थे और एक्सपेंशनिस्ट थे, इसमें ये आ गया। तो टोरिस कौन थे, ये अरिस्टोक्रेटिक थे, और ये विग्स कौन थे, ये मर्चेंट क्लास और जो भी लोग इसमें आना चाहें। ये चीजें हो गई। अब आ जाते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक क्या चेंजेस हुए हैं उनको देखेंगे। तो राइज ऑफ मिडिल क्लास, यानी कि मिडिल क्लास जो लोग थे उनका राइज हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ एंड colonial trade, America, India created new wealth of merchants and traders. Age of complacency, the British felt invisible politically and economically, leading to moral and intellectual complacency. उसके बाद conspicuous consumption, obsession with good taste, फैशन, होम डेकोरेशन एंड सोशल अपीयरेंसेस, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस होने लगा, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, मशीन्स हो गई थी, तो लोगों का जो है अपीयरेंस पे ज्यादा फोकस होने लगा था। ग्रेट फायर ऑफ लंदन भी 1666 में यहाँ पर हुआ। डिस्ट्रॉयड मच ऑफ लंदन, रीबिल्डिंग अलाउड फॉर री इन्वेंशन एंड मास्किंग ऑफ द पास्ट। इस तरीके से ये ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666 में हुआ था, जिसने बहुत सारा जो लंदन था उसको इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि कब क्या हुआ था, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो कोई गलती ना करिएगा। अब देख लेते हैं की इवेंट्स, उनकी समरी देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसी तरीके से हम रिवीजन करते चलेंगे टाइम टू टाइम, जिससे आपको बाद में ये रिवीजन करने की जरूरत भी ना पड़े। तो 1660 में क्या हुआ, रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड, यानी मोनार्की रेस्टोर हो जाती है। इसकी वजह से क्या हुआ, एंड ऑफ प्यूरिटन रूल, और थिएटर जो होते हैं वो रीओपन हो जाते हैं। 1665 में ग्रेट प्लेग आया लंदन में, 17,000 से अधिक जो लोग थे वो मर गए थे। सोशल डिसरप्शन, यानी कि समाज में एक तरीके से तबाही सी फैल गई थी, और काल मृत्यु जिसको बोलते हैं। फिर आ जाता है 1666 में ग्रेट फायर ऑफ लंदन हुआ। सिटीज जो थी वो फिर से रीबिल्ड हुई, नया आर्किटेक्चर स्टाइल ये सब कुछ डेवलप हुआ। उसके बाद 1688 में ग्लोरियस रिवोल्यूशन आया। विलियम एंड मैरी टेक थ्रोन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ग्लोरियस रिवोल्यूशन को इसी से याद रखना कि अब जो शासन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के थ्रू होगा। देन उसके बाद 1700 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। अब यहाँ पर कैथोलिक्स जो थे उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था कि उनको इंग्लिश थ्रोन नहीं मिलेगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आ जाते हैं 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन आता है। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड यूनाइटेड एज ग्रेट ब्रिटेन। अब यहाँ पर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ग्रेट ब्रिटेन। क्लियर। अब यहाँ पर एक और है 1721 में रॉबर्ट वॉलपोल जो थे वो बिकम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पर राइज ऑफ पार्लियामेंट्री हो गई थी। उसके बाद अब की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं नियो क्लासिकल लिटरेचर की। सबसे पहले आपको यहाँ पे फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर याद रखना। अनलाइक द रेनेसा व्यू ऑफ मैन इज परफेक्ट मेड इन गॉड्स इमेज, नियो क्लासिस सॉ ह्यूमन एज फ्लॉड, लिमिटेड एंड इम्परफेक्ट। इनके अकॉर्डिंग क्या था, जैसे कि जो रोमांटिक लोग थे, रोमांटिज्म के लोग जो थे, वो कहते थे कि जो मैन है वो बहुत परफेक्ट है, वो गॉड ने उसको बहुत परफेक्ट बनाया है। लेकिन नियो क्लासिस्ट कहते थे कि नहीं, मनुष्य में जो है कमियां हैं, उसकी कुछ लिमिटेशन है, उसमें कुछ इम्परफेक्शन है, इसलिए उसको रीजन की जरूरत है। रीजन ओवर इमेजिनेशन। नियो क्लासिस्ट जो थे वो क्या थे, रीजन को वैल्यू करते थे, और रोमांटिक लोग जो थे वो इमेजिनेशन को वैल्यू करते थे। वैल्यूड रेशनल थॉट ओवर इमोशन एंड इमेजिनेशन। मैन एज सोशल एनिमल। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि न्यू क्लासेस मानते थे कि मैन जो है वो एक तरीके से सोशल एनिमल है। फोकस ऑन ह्यूमन विद इन सोसाइटी, नॉट एज आइसोलेट इंडिविजुअल। यानी कि मनुष्य का जो डेवलपमेंट होता है वो समाज में रह के होता है, समाज का ही प्राणी है, इसलिए वो आइसोलेट होके उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं
प्रोज या डिडेक्टिव प्रोज यानी कि दो लोग आपस में कुछ बात करते हैं उसको डिडेक्टिव प्रोज कहते हैं। लिटरेचर शुड इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट यानी कि वो उसको डिस्कस किया जा सके दो लोगों के बीच में। आर्ट मस्ट बी यूजफुल एंड मोरल यानी कि जो भी आप आर्ट प्रोड्यूस करें या कुछ भी क्रिएट करें तो वो कैसा होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको मोरली एजुकेट करके वो जा सके, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नियो क्लासिस्ट मानते थे। अब आ जाते हैं स्टाइलिस्टिक फीचर यानी लिखने की स्टाइल कैसी थी। ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर में लिखते थे, वर्क्स आर वेल स्ट्रक्चर, बैलेंस एंड सिमेट्रिकल। उसके बाद रेस्ट्रेंट एंड डेकोरम का यूज करते थे, इमोशनल कंट्रोल रखते थे, नथिंग एक्सेसिव और आउटरेजियस यानी बहुत बढ़ा चढ़ा के चीजें ये नहीं लिखते थे। एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी आपको इनके वर्क्स में दिखेगी। लैंग्वेज मस्ट बी प्रिसाइज एंड क्लियर। रियलिज्म यानी कि कैरेक्टर पोर्ट्रेड एज रियलिस्टिक फ्लॉड ह्यूमन बीइंग्स। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द हेरोइक कपलेट का यूज हुआ है। द डोमिनेंट वर्स फॉर्म आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस राइम इन पेयर्स परफेक्टेड बाय पुट। तो यानी कि ऐसी लाइंस जो आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, दो लाइंस, उनको हम बोलते हैं हेरोइक कपलेट। अब विट का यूज किया है, वर्बल ब्रिलियंस यानी कि जैसे शब्दों का वो लोग यूज करते थे उसमें उनके जो है वर्बल ब्रिलियंस, इंटेलेक्चुअल एजिलिटी और क्लेवर एक्सप्रेशन दिखाई देते थे। ये सब एक तरीके से की टर्म्स हैं इस एज के। बाकी ये हमने पढ़ ही लिया कि विट क्या होता है, नॉट जस्ट ह्यूमर बट इंटेलेक्चुअल शार्पनेस एंड वर्बल स्किल। डेकोरम क्या होता है, तो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टाइल, कैरेक्टर एंड एक्शन। कहते नहीं आप अपना डेकोरम मेंटेन करिए। डेकोरम यानी कि जैसे दिखना चाहिए आपको वैसा दिखना चाहिए, है ना, ऐसे होना चाहिए। देन आ जाता है टेस्ट क्या होता है, टू एबिलिटी टू डिसर्न व्हाट इज एस्थेटिकली एंड मोरली प्रॉपर। उसके बाद सेकेंड क्या होता है, द गैप बिटवीन पब्लिक अपीयरेंस एंड प्राइवेट रियलिटी यानी कि हो सकता है आप अपनी जो है एक टाइम में क्या कहते हैं, आप यहाँ पर अपने घर पे हो, गरीब हो, आपके पास कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं, बट हो सकता अभी आपके पास फोन है उससे रिचार्ज भी नहीं, बट आपको बाहर कैसे शो करना, आप बाहर निकलते हो ये फोन आपको ऐसे सामने खुला रहता है, ठीक है। तो यही होता है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी के। पब्लिक में आपको नहीं दिखाना है कि आप गरीब है, आपके पास स्मार्टफोन है उसमें नेट भी है आप चला भी रहे, प्रिटेंडनेस पे ज्यादा ये मतलब ध्यान देते थे। कॉमन सेंस में बात करते थे, वैल्यूड ओवर स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इसेंट्रिसिटी। उसके बाद 3 पीरियड्स आपको यहाँ पे मेजर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आ जाता है इसी के अंदर जो पीरियड आएगा वो है रेस्टोरेशन पीरियड, 1660 से लेके 1700 तक रहा, जिसमें क्या होता है मोनार्की जो है रिस्टोर होती है। रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की यानी कि चार्ल्स सेकंड यहाँ पर वापस आते हैं। और यहाँ पर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो रिएक्शन अगेंस्ट प्यूरिटेनिज्म, रीओपनिंग ऑफ थिएटर, डेवलपमेंट ऑफ ओड, इंक्रीज्ड यूज ऑफ हेरोइक कपलेट, फ्रेंच लिटरेरी इन्फ्लुएंस यहाँ पर दिखाई देगा। मेजर राइटर्स आपको रेस्टोरेशन पीरियड के जॉन ड्राइडन, जॉन मिल्टन और जॉन बनियान मिल जाएंगे। उसके बाद की वर्क्स आपको मिल्टन का याद रखना, पैराडाइज लॉस्ट इसी टाइम पर, बनियान का द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1678 और ड्राइडन का एब्सलम एंड अकिटोफेल 1681 एंड मैक फ्लेक्नो 1682। याद रखिएगा, है ना। उसके बाद हम ऑगस्टिन एज पे आ जाते हैं, ये 1700 से लेके 1750, यहाँ तक आपको याद रखना है। रेस्टोरेशन 1660 से लेके 1700 तक रहा। और यहाँ पर उसके बाद आता है ऑगस्टिन एज, ये 1700 से लेके 1750 तक रहा। इसके जो फीचर्स और डिटेल्स देखते हैं, तो नेम कैसे पड़ा इसका ऑगस्टिन एज, रोमन एम्परर ऑगस्टस whose reign 27 BC से लेके 1480 तक was the golden age of Latin literature, जहाँ पे वर्जिल, होरेस, ओविड जैसे यहाँ पर पोइट्स थे और राइटर्स थे, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया लैटिन लिटरेचर के अंदर। तो इन्होंने यहीं से इन्फ्लुएंस लिया, इनके ही वर्क को मतलब इमिटेट किया, ट्रांसलेट किया, तो उन्हीं के एज पे यह है ऑगस्टन एज पड़ी। और यहाँ पर आपको की कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे, इमिटेशन ऑफ क्लासिकल फॉर्म्स, एपिक और पैस्टोरल को इन्होंने इमिटेट किया, एम्फेसिस ऑन टेस्ट, कॉमन सेंस एंड रीजन, सटायर एज अ डोमिनेंट फॉर्म। से पूछा जा सकता है कि यहाँ पर रेस्टोरेशन एज में क्या था डोमिनेंट फॉर्म, तो आपको याद रखना वो था हेरोइक कपलेट, ठीक है, हेरोइक कपलेट था। उसके बाद यहाँ पर जब आपसे पूछा जाए कि ये ऑगस्टन एज में, तो सटायर डोमिनेंट फॉर्म में है। डेवलपमेंट ऑफ मॉक एपिक, द रेप ऑफ द लॉक इस टाइम पे लिखा गया। राइज ऑफ पेरियोडिकल साइंस, एसेज, बर्थ ऑफ इंग्लिश नॉवेल भी यहाँ पर हुई। मेजर राइटर्स आपको याद रखना, अलेक्जेंडर पोप की पोएट्री, जोनाथन स्विफ्ट एज अ सटायरिस्ट, और डेनियल डोफे का आपको नॉवेल्स के लिए याद रखना, और जोसेफ एडिसन और रिचार्ड स्टील जो है इन्होंने पेरियोडिकल्स निकाले, और हेनरी फील्डिंग की नॉवेल।
है ना। तो अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, डैनियल डोफ्रे, जोसेफ एडिसन एंड रिचार्ड स्टील इन्होंने पेरियोडिकल्स निकाले, और हेनरी फील्डिंग जो है इनकी नॉवेल्स आई। की वर्क्स याद रखिएगा, पोप का रेप ऑफ द लॉक 1712 एंड आप इसका दूसरा एडिशन 1714 में आया, एस्से ऑन क्रिटिसिज्म 1711 में, द डंसियार्ड 1728 में, और जोनाथन स्विफ्ट का आपको गुलिवर्स ट्रैवल 1726, जोफ्रे का आपको रॉबिन्सन क्रूसो 1719 याद रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, यही आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। बस आपको इस पीडीएफ को थोड़ा रिवीजन करना है, थोड़ा वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देखें, अच्छा आप करेंगे। उसके बाद आ जाता है थर्ड जो यहाँ पर पीरियड है न्यू क्लासिकल एज का है, द एज ऑफ जॉनसन 1715 से 50 से लेके 1798, है ना। के बाद यहाँ पर देखेंगे नेम्ड आफ्टर सैमुअल जॉनसन, ये किसके नाम पर पड़ा है, सैमुअल जॉनसन के नाम पर पड़ा है। द डोमिनेंट लिटरेरी फिगर ऑफ द पीरियड, अल्टरनेटिव नेम क्या है, एज ऑफ ट्रांजिशन, यानी कि ट्रांजिशन फ्रॉम न्यू क्लासिज्म टू रोमांटिज्म। अब यहीं से क्या होगा, एक ब्रिज बनेगा जो जाएगा किसकी तरफ, रोमांटिज्म की तरफ, है ना। ये चीजें याद रखो। की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो इंटरेस्ट इन ह्यूमन फ्रीडम, है ना। अब देखो ह्यूमन फ्रीडम पे लोग बात करने लगे हैं। अप्रिसिएशन ऑफ एक्सटर्नल नेचर एंड कंट्री लाइफ, यहाँ पे कंट्री लाइफ की भी तारीफ होने लगी है। इंटरेस्टेड इन प्रिमिटिव एंड सेंसिबिलिटी, सेंस पे फोकस करने लगा जैसे कि रोमांटिक लोग करने लगते थे। राइस ऑफ गोथिक नॉवेल, डेवलपमेंट ऑफ सेंटिमेंटल पोएट्री, इंटरेस्टेड इन फोक लिटरेचर एंड बलाड्स, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक। मेजर राइटर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, सैमुअल जॉनसन जो कि एक क्रिटिक है, लेक्सिकोग्राफर है और पोएट है। जेम्स बॉसवेल जो है ये बायोग्राफर है। ओलिवर गोल्ड स्मिथ और रिचार्ड शेरिडन जो है इन्होंने ड्रामा लिखा है। होरेस वॉलपोल गोथिक नॉवेल्स के लिए, और रॉबर्ट बर्न्स जो है पोएट्री के लिए, और विलियम कॉपर जो है ये पोएट्री के लिए जाने जाते हैं। की वर्क्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जॉनसन की डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 1755 में आया है, वॉलपोल का द कैसल ऑफ ओटरेंटो ये 1764 में फर्स्ट गोथिक नॉवेल कंसिडर की जाती है। द कैसल ऑफ ओटरेंटो ये वॉलपोल की है, और ये फर्स्ट गोथिक नॉवेल कंसिडर की जाती है, 1764 में आई है। बर्न की पोएम्स करके इनका पोएम्स आया है, तो ये 1786 में। उसके बाद मेजर राइटर्स देख लेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन देख लेंगे। ओके, सबसे पहले आएंगे जॉन ड्राइडन, ये फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बोले जाते हैं। इनका रोल क्या है, डोमिनेंट फिगर ऑफ रेस्टोरेशन एज, ट्रांजिशनल फिगर बिटवीन रेनेसा एंड नियो क्लासिज्म। अब कंट्रीब्यूशन क्या है, तो डेवलपमेंट द वर्ड सटायर और मास्टर ऑफ द हेरोइक कपलेट, wrote the first major work of English literary criticism of dramatic poesy and essay, ये 1668 में आया इनका वर्क है, और ये फर्स्ट एक तरीके से मेजर वर्क माना जाता है इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। उसके बाद क्रिएटेड द मॉक हेरोइक सटायर, मॉक फ्लेक्नो को याद रखिएगा, इसका फॉर्म क्या है, तो ये है मॉक हेरोइक सटायर। और की वर्क्स इनके याद रखिएगा, एब्सोलम मैन एकिथोफिल, मैक फ्लेक्नो और एनस मिराबिलस, ये याद रखिएगा। उसके बाद अलेक्जेंडर पोप आ जाएंगे, मास्टर ऑफ हेरोइक कपलेट, इनका रोल क्या है, तो सेंट्रल फिगर ऑफ ऑगस्टिन एज, परफेक्टेड द हेरोइक कपलेट। कंट्रीब्यूशन क्या है, तो एलिवेटेड द मॉक एपिक टू न्यू हाइट, wrote philosophical poetry and essay on man, defined neoclassical critical principle on essay on criticism, में इन्होंने क्या बताया है, न्यू क्लासिकल की क्रिटिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है। इनका फिलोसॉफिकल पोएट्री वर्क कौन है, एन एसे ऑन मैन, और इन्होंने मॉक एपिक को नई हाइट पे पहुंचाया है। उसके बाद इनके की वर्क्स हैं, द रेप ऑफ द लॉक, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, द डंसियार्ड, एसे ऑन मैन। उसके बाद जोनाथन स्विफ्ट आ जाते हैं, ये मास्टर सटायरिस्ट है। इनका रोल क्या है, तो ग्रेटेस्ट प्रोज सटायरिस्ट ऑफ द ऑगस्टिन एज। कंट्रीब्यूशन क्या है, यूज सटायर टू एक्सपोज ह्यूमन फॉली एंड करप्शन। उसके बाद ब्लेंडेड फैंटेसी एंड सोशल क्रिटिसिज्म। की वर्क्स आपको गुलिवर्स ट्रैवल 1726 में और 26 में, और सॉरी अ मॉडेस्ट प्रपोजल जो है ये 1729 में। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जो भी जितने भी आप लिटरेचर वगैरह का एग्जाम याद करने जा रहे हैं या फिर देने जा रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो, डी ट्रिपल एस बी या कोई भी एग्जाम हो, तो आप इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेनियल जोफ्रे, ये फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल माने जाते हैं, और इनका रोल क्या था, पायनियर ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन के लिए जाने जाते हैं। रियलिस्टिक फिक्शन को इन्होंने सबसे पहले लिखा है। कंट्रीब्यूशन क्या है, डेवलप्ड द नॉवेल एज अ लिटरेरी फॉर्म, यूज ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव स्टाइल टू क्रिएट रियलिज्म। की वर्क्स आपको रॉबिन्सन क्रूसो मिल जाएगा 1719 में, और मॉल फ्लैंडर्स जो है ये 1722 में। ये डैनियल डोफे के दो
इम्पोर्टेंट वर्क है। अब आ जाते हैं सैमुअल जॉनसन। ये ग्रेट लैक्सिकोग्राफर हैं। इनका रोल क्या है? तो डोमिनेंट लिटरेरी फिगर ऑफ द 18th सेंचुरी, इम्बॉडीड नियो क्लासिकल वैल्यूज एंड एंटिसिपेटिंग रोमांटिज्म। इन्होंने क्रिएट किया है द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 1755, अ मैन्यूमेंटल अचीवमेंट, set standards of English uses and grammar. His biography by Boswell created the modern genre of biography. Key works में डिक्शनरी जो इनकी है डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लिव्स ऑफ पोएट 1779, जिसमें इन्होंने मेटाफिजिकल जो पोएट्स हैं उनके बारे में बात किया है, which coined the term metaphysical poet, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं लिटरेरी फॉर्म्स एंड जॉनर्स जो यहाँ पे हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले आपको लिटरेरी फॉर्म यहाँ पर हेरोइक कपलेट मिलेगी। ये आइम्बिक पेंटामीटर में लाइंस होती हैं, राइमिंग इन पेयर, दो पेयरिंग लाइन होती है, यूज्ड फॉर सटायर, डिटेक्टिव पोएट्री एंड ट्रांसलेशन। इसके एग्जांपल्स हैं पोप्स एसे ऑन मैन और ड्राइडेंस ट्रांसलेशन। उसके बाद मॉक एपिक और हेरोइक एपिक यहाँ पर पॉपुलर थे। यूजेस एपिक कन्वेंशन गॉड बैटल्स जर्नीज टू ट्रिवियल सब्जेक्ट कॉमिकली, यानी कि बहुत तुच्छ से मैनर्स को डील करने के लिए इतना बड़ा जो है ये मॉक एपिक एंड मॉक हेरोइक एपिक को यूज करते थे ये लोग। उसके बाद पोप्स द रेप ऑफ द लॉग इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन आ जाता है सटायर। अटैक ह्यूमन फॉली और वॉइस कैन बी होरेशियन, जेंटली विटी और जुवेलियन, ये सब आपको याद रखना है। और स्विफ्ट मॉडेस्ट प्रपोजल इसका एग्जांपल है सटायर का, और पोप्स द टर्नसियार्ड। उसके बाद एसे एंड पेरियोडिकल्स आपको याद रखना है। शॉर्ट प्रोस pieces on morals, manners and society aimed at मिडिल क्लास रीडर्स के लिए लिखे जाते थे। एडिसन एंड स्टील का द स्पेक्टेटर, ये इनका ऐसे कलेक्शन है, ये याद रखिएगा। नोवेल्स देखेंगे, न्यू फॉर्म रियलिस्टिक फिक्शन प्रेजेंटिंग ऑर्डिनरी लाइफ, रुफस रॉबिन्सन क्रूसो एंड रिचर्डसन पामेला। उसके बाद ओड यहाँ पे पॉपुलर थी। लिरिक पोएम ऑफ इलेबोरेट स्ट्रक्चर रिवाइव्ड इन रेस्टोरेशन, ब्राइडन सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे। कॉमेडी ऑफ मैनर भी यहाँ पर आपको दिखेगा। विटी सैटारिकल ड्रामा अबाउट अपर क्लास सोशल बिहेवियर, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं उनके सोशल बिहेवियर पे एक तरीके से कॉमेडी होती है। कॉन्ग्रीव्स द वे ऑफ द लॉ, विलियम कॉन्ग्रीव को याद रखिएगा। गोथिक नॉवेल यहाँ पर आई। लेट सेंचुरी फॉर्म हॉरर और मेडिवल सेटिंग, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। वॉलपोज द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो जो है ये फर्स्ट गोथिक फिक्शन मानी जाती है, गोथिक फिक्शन या नॉवेल। ओके, अब आ जाते हैं, अब ये कंपैरिजन करेंगे न्यू क्लासिकल वर्सेस रोमांटिज्म। मैंने बता तो दिया है इसमें क्या करते हैं, व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। तो यहाँ न्यू क्लासिकल जो होता है ये नहीं करते हैं ह्यूमन नेचर को। मैन इज फ्लॉड, लिमिटेड, नीड्स रेस्ट्रेंट। रोमांटिक लोग कहते हैं मैन इज नेचुरली गुड, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, खुद कैपेबल है अपनी ग्रोथ के लिए। रोल ऑफ रीजन, तो यहाँ पर सुप्रीम गाइड्स जजमेंट एंड आर्ट, ये लोग सपोर्ट करते हैं। ये रीजन को नहीं मानते, सेकेंडरी मानते हैं, ये इमोशन को प्राइमरी मानते हैं। रोल ऑफ इमेजिनेशन, तो ये इमेजिनेशन को नहीं मानते हैं, ये रीजन को मानते हैं, ये कहते हैं ये सेंट्रल है, आप इमेजिनेशन पे ही जिए। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, तो इनका जो है नियो क्लासिकल का सब्जेक्ट मैटर होता है सोशल मैन, लाइफ इन सोसाइटी, यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर। और ये जो रोमांटिक लोग थे ये इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करते थे। स्टाइल कैसे थी, तो न्यू क्लासिकल लोगों की ऑर्डर थी, बैलेंस थी और करेक्ट रेस्ट्रेंट थी। बट इनकी क्या थी, स्पॉन्टेनियस, अचानक से कोई ख्याल आया और लिख दो। इमोशनल एक्सपेरिमेंटल पर आधारित थी। फॉर्म क्या थी, तो ये लोग यूज करते थे क्लोज। और न्यू क्लासिकल लोग हेरोइक कपलेट फिक्स जॉनर्स यूज करते थे। और यहाँ पर जब रोमांटिक लोग जो थे ये वर्ड लिरिक और फ्री एक्सपेरिमेंटेशन, फ्री वर्स का यूज करते थे। पर्पस ऑफ आर्ट, तो न्यू क्लासिकल लोगों का पर्पस ये था कि इंस्ट्रक्ट और डिलाइट मोरल यूटिलिटी के लिए राइटिंग करें। और इनका क्या था रोमांटिक लोगों का, कि भैया आप अपने इमोशन जो है उनको निकालो, अपनी भड़ास निकालो, इसलिए पोएट्री करो, कनेक्ट विद नेचर, है ना, व्यू ऑफ नेचर। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, तो न्यू क्लासिकल मानते थे सबऑर्डिनेट टू मैन मीन्स टू इंटरप्रेट ह्यूमन लाइफ, है ना, इनका मतलब था कि इसके इसके साथ जो इंटरप्रेट करके आप लिखे। अब यहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, रोमांटिक लोगों का इंडिपेंडेंट सोर्स है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, स्पिरिचुअल ट्रूथ। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। अब बाकी यही है रिवीजन, मैं ये दे दूंगी पीडीएफ, तो आप रिवीजन कर लीजिएगा। फेमस कोट्स याद रखिएगा। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, ये अलेक्जेंडर पोप का कोट है, एन एस्से ऑन मैथ्स। अ लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग, थिंक ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पीरियन स्प्रिंग, ये भी पोप ने कहा है एस्से ऑन क्रिटिसिज्म में। टू एयर इज ह्यूमन,
टू फॉरगिव डिवाइन, ये भी पोप ने कहा है एस्से ऑन क्रिटिसिज्म में। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, ये फिर पोप ने कहा है एस्से ऑन क्रिटिसिज्म में। ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज जस्ट व्हाट ऑफ was thought but never so well expressed, ये भी पोप ने कहा एस्से ऑन क्रिटिसिज्म में। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लाफ, जॉन डन ने कहा मेटा, ये आपको कैनोनाइजेशन में लाइन मिल जाएगी, कैनोनाइजेशन में आपको ये लाइन मिल जाएगी, है ना। ग्रेट विट्स आर श्योर टू मैडनेस नियर अलाइट, ये भी ड्राइडन ने कहा है एब्सलम एंड एकिटोफेल में। उसके बाद सैडवेल नेवर डिवेट्स इन टू सेंस, ये भी ड्राइडन ने कहा है मैक्स फ्लेक्नो में, है ना। तो की टर्म्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, नियोक्लासिज्म क्या है, ऑगस्टिन एज क्या है, इस पीडीएफ दे दूंगी बट बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। डेकोरम, विट, ये सब कुछ पढ़ा दिया है। अब आ जाते हैं हम जब डिटेल स्टडी करेंगे, हमारे पास दो पोएट हैं, ड्राइडन एंड पोप को पढ़ेंगे। सिलेबस में दोनों का नाम मेंशन है, इनको इनके वर्क से क्वेश्चन आए हैं कि भैया एब्सोलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एकिटोफेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो चलेंगे हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ड्राइडन को देखेंगे। ड्राइडन जो है ये फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म माने जाते हैं। 1631 से लेकर 1700 तक इनका टाइम पीरियड रहा। अब देखेंगे एरिया ऑफ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर लिखा है और की पॉइंट्स ऑफ योर एग्जाम, आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको किया गया है। देखिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इनका क्या रोल रहा है, ये फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म माने जाते हैं। wrote the first major work of English dramatic theory, a dramatic poesy and essay, ये इन्होंने लिखा है। developed a combination of historical, analytical and इवेल्युएटिव मेथड, तो यहाँ पे इन्होंने ये इनका वर्क आपको याद रखना है, ऑफ ड्रामेटिक पोएजी एंड एस्से 1668 में आया है और ये माना जाता है फर्स्ट मेजर वर्क ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक थ्योरी। अब आ जाता है पोएट्री, पोएट्री में इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। परफेक्टेड द हीरोइक कपलेट, bequeathing it to Pope, master of verse satire, occasionally poem, panegyric, odes, elegies and religious polemic, ये सब लिखते थे। मेनली जो था ये इन्होंने परफेक्ट किया था हेरोइक कपलेट को। उसके बाद हम देखेंगे ड्रामा में इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। डोमिनेटेड रेस्टोरेशन थिएटर, डोमिनेट किया था इन्होंने। रोड द ग्रेटेस्ट हेरोइक प्ले, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, इन्होंने लिखा था। और इन्होंने एक ट्रेजेडी लिखी थी, ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव किस पे बेस्ड है, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा पे। ट्रेजिक कॉमेडी इन्होंने लिखा है मैरिज ए लव मोड। एंड इन्होंने एक और कॉमेडी लिखी है एम्फिट्रियोन, अपनी एज में इन्होंने ये सब लिखा है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले इन्होंने हेरोइक प्ले लिखा है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, ट्रेजेडी लिखा ऑल फॉर लव, ट्रेजिक कॉमेडी लिखा है मैरिज ए लव मोड और कॉमेडी लिखा है एम्फिट्रियोन, है ना। उसके बाद ट्रांसलेशन इन्होंने किया है, हिज ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनीड का इन्होंने ट्रांसलेशन किया है। उसके बाद ऑल्सो ट्रांसलेटेड होमर, ओविड, होरेस एंड जुवेनल। तो इनको याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि राइटर ने किनको नहीं ट्रांसलेट किया है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले वर्जिल को इन्होंने ट्रांसलेट कर रखा है, उसके बाद होमर, और यहाँ पर होमर के बाद होरेस, और यहाँ पर जुवेनल, इन चारों को इन्होंने क्या किया है, ट्रांसलेट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हिस्टोरिकल रोल क्या है, तो इन्होंने dominated the literary scene so completely that his era is called the age of Dryden, a transitional figure linking the Renaissance and Neoclassicism. Okay, अब आ जाते हैं इनके मेजर वर्क्स देखेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले एब्सलम एंड एकिटोफेल, प्रीवियस ईयर पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर जो है सेंड किया हुआ है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा और फिर मुझे बताइएगा इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके कि क्या मैंने जो पढ़ाया है वो पीजीटी के प्रीवियस ईयर जो पेपर है 2021 का, उसमें वहां से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। तो अगर आपको टू द पॉइंट चीजें पढ़नी है तभी आप पढ़ें और वरना ना पढ़ें, है ना। अब देखेंगे जॉनरा, जॉनरा क्या है कि एब्सलम एंड एकिटोफेल का, तो ये पॉलिटिकल सटायर है, बाइब्लिकल एलिगरी है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो रिटन ड्यूरिंग द एक्सक्लूजन क्राइसिस 1679 से लेके 81 में जो हुआ था, when the Whigs sought to exclude the Catholic James। Whigs क्या था, मैंने बताया था, एक क्या थी, एक पॉलिटिकल पार्टी थी, है ना, ड्यूक ऑफ यॉर्क फ्रॉम द थ्रोन, जो कि किसको हटाना चाहती थी, सॉट टू एक्सक्लूड द कैथोलिक जेम्स, ड्यूक ऑफ यॉर्क को थ्रोन से हटाना चाहती थी। एलिगरी देखें, uses the biblical story of David and Absalom to veil contemporary politics, कंटेम्परेरी जो उस टाइम के पॉलिटिक्स थे उनको वेल करने के लिए उन्होंने यूज किया था ये एलिगरी। अब की कैरेक्टर्स याद रखिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछने को मिलेगा कि जो किंग डेविड है
वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सलम एंड अकीटोफेल में, या फिर किंग चार्ल्स को यहाँ पर एब्सलम एंड अकीटोफेल में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये डेविड जो है ये किंग चार्ल्स सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एब्सलम एब्सलम जो है ये ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कौन है? ये चार्ल्स का इलेजिटिमेट सन है। और अकीटोफेल जो है ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? अर्ल ऑफ साक्सबरी, द विलेन टेम्पटर। तो इनको याद रखिएगा कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और मुझे बताइएगा जरूर, है ना। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार देखिएगा, देन उसके बाद यहाँ वीडियो में नीचे आके कमेंट में बताइएगा कि हाँ मैम ये क्वेश्चन पूछा गया है। आर्किटोफेल इज मॉडल ऑन मिल्टन सैटर्न, जो कि मिल्टन के सैटर्न पे बेस्ड है। ब्रिलियंट, परसुएसिव एंड प्राउड एंड वेंजफुल, है ना। तो ये ध्यान रखना, आर्किटोफेल क्या था? ये विलन था। अब एग्जामिनर जो है जिस पे फोकस करता है उस चीज को ध्यान रखिएगा। दिस पोएम इज नॉट merely a satire, it builds to tragic resolution and concludes with David's David's divinely ordained speech restoring order. Dryden's balanced satiric portraits Jimmy Cora and with serious political argument. अब आ जाते हैं मैक प्लेकनो, जो कि 1682 में आया हुआ वर्क है। क्या जॉनरा है? तो एक मॉक हेरोइक सटायर है, और यहाँ पर टारगेट किसको किया गया है? थॉमस शैडवेल, है ना, याद रखिए। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मैक प्लेकनो में इन्होंने किसको टारगेट किया है, किस पे सटायर किया है? तो थॉमस शैडवेल पे किया है। ये कौन थे? तो ये ब्राइडन के लिटरेरी राइवल थे। के बाद यहाँ पर प्लॉट क्या है इसका? तो प्लॉट आपको मिल जाएगा, द एजिंग किंग ऑफ डलनेस प्लेकनो सीक द सक्सेसर एंड चूजेस सैडवेल एज हिज परफेक्ट इमेज। अब ये चीजें हो गई, और यहाँ पर और चीजें नहीं, तो फेमस लाइन याद रखना, सैडवेल नेवर डेविएट्स इनटू सेंस, मैच्योर इन डलनेस फ्रॉम हिज टेंडर इयर्स, है ना, रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड ऑफ आर्ट डिबेट, ड्राइडन बिलीव पोएट्री कुड बी रिफाइंड टू परफेक्शन। अब आ जाता है नेक्स्ट, रेलिजियो लेसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जब अपने आपको कन्वर्ट किया था उसके बारे में। रेलिजियो लेसी जो है 1682 में, एंड द हिंद ऑफ द पैंथर, दोनों को साथ में पढ़ेंगे, ये 1687 में आया। तो रिलीजियो लेसी जो है ये एक तरीके की पोएम है जो कि डिफेंड करती है एंग्लिकन चर्च को, यानी कि इंग्लिश चर्च को। इंग्लिश चर्च को क्या करती है? ये डिफेंड करती है, which using reason and scripture against deist, Catholic and dissenters, reflect Dryden's position as a poet laureate under Charles II। तो इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था। द हिंद एंड द पैंथर, ये एक तरीके से अ बीस्ट फैबल डिफेंडिंग रोमन कैथोलिज्म। द हिंद कैथोलिक चर्च डिबेट्स द पैंथर चर्च ऑफ इंग्लैंड, और रिटन आफ्टर ड्राइडन कन्वर्टेड टू कैथोलिज्म अंडर जेम्स सेकंड। ओके ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जब मोनार्की स्टोर होती है तब उसके इन्होंने प्रेस करने के लिए, जो इंग्लिश चर्च है उसको प्रेस करने के लिए उन्होंने चार्ल्स सेकंड के लिए ये लिखा। और द हिंद एंड पैंथर जो है ये बताती है इन्होंने जब अपने आप को कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टेड टू कैथोलिज्म, कैथोलिज्म में कन्वर्ट हो गए थे जब जेम्स सेकंड थे। अब ये सारी चीजें हो गई। ओके, नेक्स्ट आएंगे एनस मिराबिलिस, ये 1667 में आया हुआ वर्क है। इसका जॉनरा क्या है? तो एक हिस्टोरिकल पोएम है, पैनेजिरिक है, और सब्जेक्ट क्या है? सेलिब्रेट्स इंग्लिश नेवल विक्ट्रीज ओवर द डच एंड द लंदन सर्वाइवल ऑफ द ग्रेट फायर ऑफ 1666, है ना। तो ये मेनली किस में लिखा गया है? तो क्वाट्रेंस में लिखा गया है, नॉट कपलेट, कपलेट में नहीं लिखा, क्वाट्रेंस में लिखा है। शोइंग ड्राइडेंस मेट्रिकल वेराइटी। उसके बाद reinforce the monastic ideology, चार्ल्स सेकंड इज द प्रोविडेंशियल लीडर गाइडिंग इंग्लैंड प्रो क्राइसिस, यानी कि इस क्राइसिस के दौरान ग्रेट फायर जो हुआ था 1666 में, तो कैसे इन्होंने यहाँ पर चार्ल्स सेकंड ने जो है मोटिवेट किया, कैसे गाइड किया, उन सब पर ये बेस्ड है। उसके बाद ओट्स अलेक्जेंडर फीस्ट एंड सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे, इन्होंने ओट्स लिखे हैं दो, इनको याद रखिएगा, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फीस्ट 1697 में, और सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे 1687 में। सिग्निफिकेंस क्या है? कंसीडर द फाइनेस्ट ओड इन इंग्लिश, एक्साइबिट अ baroque aesthetic with regular lines and dynamic rhythm, celebrate the power of music over human emotions, shows Dryden's versatility beyond the satire and drama। के बाद ड्रामा इन्होंने लिखा द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा 1670 और 71 में, ये एक हेरोइक ट्रेजेडी है। फीचर्स द सुपर ह्यूमन हीरो एलमैंजर, याद रखिएगा ये हीरो कहाँ पे मिलता है? एलमैंजर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा
embodying the restoration ideal of heroic grandeur depended इन ड्राइडन एस्से ऑन हेरोइक प्लेस। उसके बाद ऑल फॉर लव याद रखिएगा, एक ट्रेजेडी है जो कि इन्होंने किस पे लिखा, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा की पैरोडी किया है, उसको फिर से लिखा है based on Shakespeare's Antony and Cleopatra, but written in blank verse, not rhyme। ये blank verse में लिखी गई है। And adhering to the unity of time, unity of time पे focus किया है, represent Dryden's neoclassical phase। उसके बाद मैरिज ए ला मोड, ये ट्रेजिक कॉमेडी है, एक्सप्लोर्स रेस्टोरेशन एटीट्यूड टू मैरिज सेक्स एंड मोरालिटी with sophisticated wit, one of the finest comedies of manner, मैरिज ए ला मोड, ये ट्रेजिक कॉमेडी है। औरंगजेब, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, 1675 में आप ये मुगल इंडिया को सेट इन मुगल इंडिया, ड्राइडेंस लास्ट प्ले इन राइम्ड कपलेट, थीम ऑफ लव ऑनर एंड पॉलिटिकल इंट्रीग, ये एक तरीके से हेरोइक ट्रेजेडी है। याद रखिएगा किस मुगल जो किंग थे उनके बारे में लिखा, तो औरंगजेब थे वो। अब आ जाते हैं क्रिटिकल प्रोज देख लेते हैं, क्रिटिकल वर्क देख लेते हैं इनके। ड्रामेटिक पोएजी एंड एसे, ये रिटेन इन एज अ डायलॉग, defend English drama against French neoclassic critic, established Dryden as the most first modern critic। इसमें जो नियंडन नाम का कैरेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर ड्राइडन को रिप्रेजेंट करता है। एस्से ऑन हेरोइक प्लेस, प्रीफेस टू कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, डिफेंड्स द हेरोइक प्लेस एक्स्ट्रावेगेंस as the legitimate artistic mode, preface to the fable, ये 1700 में contains critical evolution of Chaucer, Homer and other predecessors। ये हो गया। अब आ जाते हैं अलेक्जेंडर पोप के बारे में, इतना नीचे चला गया। अलेक्जेंडर पोप द मास्टर ऑफ द हेरोइक कपलेट, इनके बारे में उनका कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इनका कंट्रीब्यूशन। तो पोएटिक फॉर्म में इन्होंने क्या किया, तो परफेक्टेड द हेरोइक कपलेट, हेरोइक कपलेट को इन्होंने परफेक्ट किया। सटायर इन्होंने लिखा है, द सटायर के रूप में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, द ग्रेटेस्ट वर्ड सटायरिस्ट इन इंग्लिश, इलेविएट द मॉक एपिक, इट्स हाईएस्ट अचीवमेंट, द रेप ऑफ द लॉक एंड द डंसियार्ड। उसके बाद क्रिटिज्म, डिफाइंड न्यू क्लासिकल क्रिटिकल प्रिंसिपल इन वर्स एंड एस्से ऑन क्रिटिज्म, 1711 में इन्होंने ये इनका क्रिटिकल वर्क है। उसके बाद फिलोसॉफिकल पोएट्री इनकी देख लेते हैं। wrote ambitious philosophical poems and essay on man 1733 और 34 में, और एंड द मोरल एस्से 1731 एंड 35। तो मोरल एस्सेस किसके हैं, तो अलेक्जेंडर पोप के हैं। ट्रांसलेशन के में इन्होंने क्या काम किया, हिज ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स इलियाड एंड ओडिसी brought him financial independence, were praised by Samuel Johnson as the novelest version of poetry which the world has ever seen। कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या है, तो मोर देन 200 लाइन्स हैव बिकम इंग्लिश थ्रू वर्ड्स, अ लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। यानी मनुष्य गलतियां करता है और माफी कौन देता है, भगवान देता है। मनुष्य का काम ही गलतियां करना है, बट ईश्वर माफ कर देता है। लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग, छोटा ज्ञान जो है, तो थोड़ा सा ज्ञान जो है ये आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा। इसीलिए पूरा लेक्चर देखो तब समझ में आएगा। ओके, अब आ जाते हैं मेजर वर्क्स इनके देख लेते हैं। जो भी है जितना भी है अच्छा पढ़ाऊंगी, जिसको समझ में आए तो ठीक है, पढ़ेंगे तो आपका अच्छा ही होगा। अर्ली वर्क्स देखते हैं, तो इन्होंने पैस्टोरल्स लिखे हैं 1709 में। सबसे पहले तो इसके ये पैस्टोरल्स क्या है, तो फर्स्ट पब्लिश वर्क रिटन एट एज 16, जब 16 के थे। एस्टैब्लिश हिज रेपुटेशन एज द प्रोडिजी। ये सारी चीजें हो गई, इतना नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पर एन एस्से ऑन क्रिटिज्म 1711 में आया। इसका जॉनरा क्या है, तो डिडक्टिव वर्स एस्से है। पर्पस क्या है, टू आउटलाइन द रूल्स ऑफ टेस्ट एंड क्रिटिसाइज बैड क्रिटिक्स एंड पोएट्स। स्ट्रक्चर क्या है, तो पार्ट 1 में इन्होंने किया है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग नेचर द क्लासिकल रूल्स, और पार्ट 2 में इन्होंने बताया कॉमन फॉल्स ऑफ क्रिटिक्स। उसके बाद पार्ट 3 में इन्होंने द आइडियल कैरेक्टर ऑफ क्रिटिक, ये सब बताया है। और ये सारी चीजें हो गई। और यहाँ पे कोटेड लाइन याद रखना, लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग, टू एयर इज ह्यूमन फॉरगिव डिवाइन, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस। ये इनकी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। कहाँ से, तो ये एस्से ऑन क्रिटिज्म से। अब यहाँ पर आ जाते हैं मॉक एपिक मास्टरपीसेस इन्होंने लिखा है। रेप ऑफ द लॉक 1712 में आया, फिर रिवाइज होकर 1714 में आया। जॉनर क्या है, मॉक एपिक, यानी कि जो बड़ा ग्रैंडियोर एपिक होता है उसकी आप जब नकल करते हैं किसी तुच्छ से मैटर को बताने के लिए, बढ़ा चढ़ा के बातें बताना, तो वो मॉक एपिक होता है। कॉमिक वे में हेरोइक कॉमिकल पोएम,
इंस्पिरेशन क्या है? रियल इंसिडेंट, लॉर्ड पीटर कट अ लॉक ऑफ हेयर फ्रॉम एराबेला फर्मर, मिलिंडा कॉजिंग अ फ्यूड बिटवीन फैमिलीज, पोप रोड टू ला देम टुगेदर। तो यहाँ पर रियल लाइफ कैरेक्टर था लॉर्ड पीटर, और उसने एराबेला फर्मर जो थी, जो कि उसके बाल काट दिए थे, है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, दोनों फैमिलीज के बीच में झगड़ा हो गया, और पोप ने ये पोएम लिखा था कि सब मिलके ये जब पोएम पढ़ेंगे तो हंसेंगे, उनका झगड़ा शांत हो जाएगा, है ना। तो लॉर्ड पीटर जो है यहाँ पे बैरन को रिप्रेजेंट कर रहा है पोएम के अंदर, और जो एराबेला फर्मर है ये बिलिंडा को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, नेक्स्ट आएंगे, द मशीनरी एडेड इन 1714। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पहला जो एडिशन आया था उसमें मशीनरीज नहीं थी, मशीनरीज कब यहाँ पर आई, तो 1714 में। सेल्फ जीनोम्स एंड स्पिरिट्स दैट पैरोडी द गॉड्स ऑफ क्लासिकल एपिक, एरियल इज द बिलिंडा's गार्डियन सेल्फ। याद रखिएगा बिलिंडा की गार्डियन सेल्फ कौन है, तो एरियल है। प्लॉट समरी देख लेते हैं। बिलिंडा अवेकेंस, प्रिपेयर एट हर टॉयलेट सीन, एपिक एर्निंग सीन, प्लेइंग कार्ड, कार्ड कौन था, ऑम्ब्रे, has her lock cut by Baron and descent to the cave of spleen. Underworld journey, the lock is finally transformed into a star, है ना, स्टार गैलेक्सी में चला जाता है, स्टार बन जाता है। The poem uses epic convention, innovation, इन्वोकेशन, म्यूज को इन्वोक करते हैं, सुपर नेचुरल मशीनरीज को यूज करते हैं, बैटल्स, अंडरवर्ल्ड जर्नी, इस जर्नी सबको, उसका टॉयलेट सीन ऐसे दिखाया गया जब वो ड्रेसअप होती है कि जैसे वो किसी युद्ध में जा रही है, ऐसा दिखाया गया। अब सेक्सुअल पुनिंग, रेप को इन्होंने मतलब कितना सेंसिटिव वर्ड को सिर्फ बालों के कट होने को इन्होंने कह दिया रेप ऑफ द लॉ। तो इस तरीके की चीजें इन्होंने यूज किया है। अब क्लैरिसा की जो स्पीच है ये मुझे लग रहा है 1770 वाला जो एडिशन आया, 1717 वाला जो एडिशन आया उसमें इन्होंने यूज किया है इसको, और सैमुअल जॉनसन ने इसको प्रेस किया है, द मोस्ट एलिगेंट एंड द मोस्ट डिलाइटफुल ऑफ ऑल हिज कंपोजिशन। फिर आता है इनका डंसियार्ड 1728 से लेके 1743 के बीच में। जॉनरा क्या है, मॉक एपिक सटायर है, और टारगेट किसको किया है, डंसेस को, हैक राइटर्स, बैड क्रिटिक्स एंड कल्चरल फिलिस्तीन्स ऑफ पोप्स डे, उनको सबको क्रिटिसाइज किया है। द हीरो कौन है यहाँ पर, ओरिजिनली जो था वो लेविस थियोबाल्ड था, अ क्रिटिक हु करेक्टेड पोप शेक्सपियर। तो जिसने पोप जो में जो शेक्सपियर लिखा था उसको इन्होंने मतलब एक तरीके से करेक्ट किया था, तो वो था ओरिजिनली। लेकिन बाद में चेंज होके कौन हो गया, तो पॉली सिबर हो गया, द पोएट लॉरियट। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। तो ये कहाँ से है, तो ये जब इन्होंने डंसियार्ड पोएम लिखा तो ओरिजिनली हीरो आपसे पूछा जाए तो ये आपको मिल जाएगा लेविस थियोबाल्ड, जिसने पोप के शेक्सपियर को करेक्ट किया था, तो इनका वर्क था। उसके बाद कॉलिक सिबर जो था ये इसके बाद चेंज होके कॉलिक सिबर हो गया था, जो कि पोएट लॉरियट था। देन आ जाते हैं द गॉडेस, dullness, goddess of stupidity, who seeks to extinguish wit and reason। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं द पोएम ट्रेसेस द प्रोग्रेस ऑफ डलनेस एज द कॉन्क्वेस्ट ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, थिएटर, कोड एंड यूनिवर्सिटी साइन। बुक जो 4 है एंड्स विद द टेरिफाइंग एपोकैलिप्सी, लाइट डाइज बिफोर डाई अनरिएटिंग वर्ड एंड यूनिवर्सल डार्कनेस बरीज ऑल। ये सारी चीजें हो गई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाऊंगी। अब फिलोसफिकल एंड मोरल पोएम्स आई हैं, एन एसे ऑन मैन, ये फिलोसफिकल वर्स ऐसे है। तो पर्पस क्या है, तो विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन। इकोइंग जो है मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट को इन्होंने तरीके से कॉपी करने की कोशिश किया है। स्ट्रक्चर क्या है, तो 4 एपिस्टल है। फर्स्ट man's place in the universe, second है man as an individual, man in society, man and happiness। तो ये 4 एपिस्टल इसमें यूज हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एन एसे ऑन मैन, ये फिलोसफिकल वर्स ऐसे है। विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड, जैसे उन्हें जस्टिफाई द वे टू गॉड, ये मिल्टन का था, इन्होंने कहा विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन। उसके बाद आ जाते हैं की आइडिया, द यूनिवर्स एज द वास्ट चेन ऑफ बीइंग विद अ प्लेस ऑफ एवरीथिंग, whatever is right, often misunderstood, hope means the universe is orderly, not that all specific event are good, है ना, ये सारी चीजें हैं। Man should not presume to judge God's design, यानी उसको पहले से presume नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। मोरल एसेज इनके याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर 4 epistle and ethical subjects on the knowledge and character of man, epistle 1, on the character of woman, epistle 2, of the characters of women, on the use of riches, epistle 3rd and 4th। ये आपको मिल जाएगा कंटेंट।
हाँ, epistle second contains the famous portrait of Atossa, possibly the Duchess of Marlborough, तो इनको याद रखिएगा, अतोशा। अब आ जाते हैं हम यहाँ, एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बुथनॉट। इसका जॉनरा क्या है, तो वर्स एपिस्टल है, ऑटोबायोग्राफिकल सटायर है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो पोप्स मोस्ट पर्सनल पोएम, अ डिफेंस ऑफ हिज ओन कैरेक्टर एंड करियर अगेंस्ट हिज अटैकर। हाँ, कंटेन्स द डिवास्टिंग पोर्ट्रेट ऑफ एटिकस जोसेफ एडिसन। एटिकस का जो कैरेक्टर है वो जोसेफ एडिसन का है। शोइंग पोप्स एबिलिटी टू ब्लेंड पर्सनल ग्रीवेंस विद यूनिवर्सल सटायर, रिवील्स पोप्स आइडिया ऑफ द पोएट एज अ मैन ऑफ वर्च्यू अटैक्ड बाय द करप्ट वर्ल्ड। ट्रांसलेशन इन्होंने किया है होमर्स इलियाड एंड ओडिसी का। मेथड नॉट लिटरल ट्रांसलेशन बट क्रिएटिव री इंटरप्रिटेशन इन heroic couplet. Pope believed Homer would have written like this if he lived in 18th century. उनका कहना था कि अगर होमर होते 18th सेंचुरी में तो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही वो भी लिखते। अब फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुआ तो अर्न पोप ओवर 5,000 यूरो, enough to make him the first English poet to achieve financial independence without patronage. यानी इनको किसी तरीके से रॉयल्टी से कोई भी पैट्रोनेज नहीं मिला था, कोई सहायता नहीं मिली थी। क्रिटिकल रिसेप्शन देखेंगे, जॉनसन कॉल्ड इट a performance which no age or nation could pretend to equal. ये सारी चीजें हो गई। आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है जॉन ड्राइडन एंड पोप को और न्यू क्लासिकल एज को एज वेल, सब अच्छे से पढ़ाया। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप मतलब वीडियो देखिएगा, देन उसके बाद पीडीएफ देखिए जाकर, जो मैंने अभी 2021 का पेपर दिया हुआ है ना उसको चेक करिएगा और बताइएगा कि क्या मैम यहाँ से को क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं, क्योंकि पेपर मैंने एनालाइज किया, देन उसके बाद मैंने ये पीडीएफ बनाया है आपको पढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जॉन ड्राइडन से, जॉन ड्राइडन एब्सोलम एंड एकिटोफेल इज एन एलेगरी बेस्ड ऑन व्हिच बाइब्लिकल वर्क, किस बाइब्लिकल वर्क पे ये बेस्ड है, तो बुक जॉन ड्राइडन एब्सोलम एंड एकिटोफेल इज एन एलेगरी बेस्ड ऑन व्हिच बाइब्लिकल बुक, किस बाइब्लिकल बुक पे बेस्ड है, बुक ऑफ जॉब, बुक ऑफ सैमुअल, बुक ऑफ किंग्स, बुक ऑफ एक्सोडस, तो सही आंसर हो जाएगा बुक ऑफ सैमुअल, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। And in Absalom and Achitophel, who is the real life counterpart of the character Achitophel? और Achitophel को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्यूक ऑफ मॉनमौथ, किंग चार्ल्स सेकंड, अर्ल ऑफ सैक्सबरी या फिर ड्यूक ऑफ बकिंगहम, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अर्ल ऑफ सैक्सबरी, ये विलन है यहाँ पर Achitophel। Great wits are sure to madness near allied, and thin partition do their bounds divide. These lines from Absalom and Achitophel refers to which character? ये जो है किस कैरेक्टर को रेफर की गई है, एब्सलम को, एकिटोफेल को, जिमरी को या फिर बारजिलाई को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर एकिटोफेल को, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ड्राइडेंस मैक प्लेक्नो इज अ सटायर डायरेक्टेड अगेंस्ट व्हिच कंटेम्परेरी राइटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक प्लेक्नो में इन्होंने किसको टारगेट किया है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जॉन मिल्टन को, थॉमस शैडवेल को या फिर यहाँ पर एंड्रयू मार्वेल या फिर जॉन बनियान, तो थॉमस शैडवेल को। Which phrase from Mac Plecno has become proverbial for describing a consistently bad writer? यानी कि इनमें से कौन सी एक फ्रेज है जो कि ये बताती है कि ये जो है बहुत बुरा राइटर है, ऐसा डिस्क्राइब करती है। Mature in dullness from his tender eyes, the rest to some faint meaning make pretense. Shadwell never deviates into sense. All human things are subject to decay. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा Shadwell never deviates into sense. Next question है Dryden's All for Love 1677 is a neoclassical reworking of which Shakespearean tragedy? किस Shakespearean tragedy पे उन्होंने फोकस किया है और ये किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ठीक है याद रखिएगा। तो ये इन्होंने एंटनी एंड क्लियोपैट्रा पे लिखी है और ये क्या है, यूनिटी ऑफ टाइम के बारे में बात करती है, यूनिटी ऑफ टाइम की जो यहाँ पे ऑल फॉर लव है वो फोकस करती है। एक ही प्लॉट है, सिर्फ एंटनी एंड क्लियोपैट्रा की कहानी पर फोकस है। व्हाट वर्स फॉर्म डज ड्राइडेन यूजेस इन ऑल फॉर लव? ऑल फॉर लव में उन्होंने कौन सी फॉर्म यूज किया, हेरोइक कपलेट, थ्रू आउट, ब्लैंक वर्स, स्पेंसेरियन स्टैंजा या फिर फ्री वर्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्लैंक वर्स का यूज किया है।
बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ट्राइडेंस एंडस मिराबिलिस कमेमोरेट्स विच टू हिस्टोरिकल इवेंट्स? एंडस मिराबिलिस में किन दो हिस्टोरिकल इवेंट्स को दिखाया गया? द रेस्टोरेशन एंड द प्लेग, द ग्रेट फायर एंड द डच वॉर्स, द ग्लोरियस रिवोल्यूशन एंड द एक्ट ऑफ यूनियन, द डेथ ऑफ क्रॉमवेल एंड कोरोनेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द ग्रेट फायर एंड द डच वॉर्स। द ग्रेट फायर एंड द डच वॉर्स एंडस मिराबिलिस में। Which work by Dryden is considered the first major work of English literary criticism? First major work माना जाता है English literary criticism में कौन सा? Of dramatic poesy and essay. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ड्राइडेंस रिलीजियस पोएम रेलिजियो लेसी 1682 एंड द हिंद एंड द पैंथर रिफ्लेक्ट हिज शिफ्ट फ्रॉम। तो किससे शिफ्ट हुए थे ये? कैथोलिज्म टू एंग्लिकैनिज्म, एंग्लिकैनिज्म टू कैथोलिज्म, प्यूरिटानिज्म टू एंग्लिकैनिज्म या फिर डेइज्म टू एथेइज्म? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर अ लिटिल या यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एंग्लिकैनिज्म टू कैथोलिज्म। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलेक्जेंडर पोप पे आ जाते हैं। अलेक्जेंडर पोप्स एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस लाइन? इनमें से कौन सी फेमस लाइन उसमें इंक्लूडेड है? अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म पोप डिफाइंस ट्रू विट एज। विट को उन्होंने कैसे डिफाइन किया है? तो विट जो होती है व्हाट ऑफ्ट वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड, यानी व्हाट ऑफ्ट वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड, वो होता है विट। The Rape of the Lock 1712 and 1714 is a classic example of which genre? किस genre पे बेस्ड है? तो ये mock epic पे। The Rape of the Lock, who is Belinda's guardian self? Belinda की guardian self कौन है? तो Ariel. The machinery self genome or spirit in the Rape of the Lock was added by Pope too. पोप ने क्यों ऐड किया था ये? मेक द पोएम लॉन्गर, पैरोडी द गॉड्स एंड गॉडेस ऑफ क्लासिकल एपिक, पैरोडी किया था इन्होंने। द डंसियार्ड इज पोप सटायर ऑन। डंसियार्ड जो है ये सटायर उन्होंने किस पे लिखा लिखा है? पॉलिटिकल करप्शन इन पार्लियामेंट, या फिर यहाँ पर रिलीजियस हिपोक्रेसी, हैक राइटर्स एंड कल्चरल डलनेस, या फिर फैशनेबल एलाइट? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा हैक राइटर्स एंड कल्चरल डलनेस, सी ऑप्शन। द लाइन एंड यूनिवर्सल डार्कनेस बरीज ऑल कंक्लूड्स विच ऑफ द पोप्स पोएम? तो ये जो लाइन है किस इनकी किस पोएम को कंक्लूड करती है? एंड यूनिवर्सल डार्कनेस बरीज ऑल, द रेप ऑफ द लॉक, द एसे ऑन मैन, द डंसियार्ड, विंड्स और फॉरेस्ट? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा द डंसियार्ड। के बाद नेक्स्ट आ जाएंगे पोस्ट फिलोसॉफिकल पोएम एन एसे ऑन मैन ओपन्स विद द लाइन। कैसे इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? तो अवेक माय सेंट जॉन, लीव ऑल मीनर थिंग्स, ऐसे स्टार्ट होती है ऐसे ऑन मैन। उसके बाद द फेमस लाइन व्हाट एवर इज राइट अपीयर्स इन विच पोप पोएम? व्हाट एवर इज राइट, ये जो लाइन है किस में आती है? द रेप ऑफ द लॉक, एन एसे ऑन मैन, या फिर मोरल एसेज, या पिस्टल टू डॉक्टर अर्बुथनेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा एन एसे ऑन मैन। Pope's translation of which classical author earned him enough money to become financially independent? इस राइटर को ट्रांसलेट करने के बाद क्लासिकल ऑथर को इन्होंने ट्रांसलेट किया, इसके बाद ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए बिना किसी पैट्रोनेज के। तो वर्जिल को, होरेस को, होमर को या फिर ओविड को? करेक्ट आंसर हो जाएगा होमर, है ना। तो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है न्यू क्लासिकल एज, और इससे रिलेटेड जो हमारे ड्राइडन एंड पोप थे उनको भी हमने डिटेल में पढ़ा है, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल लिख देती हूँ @फ्रेंडली प्रोफेसर पे आपको मिल जाएगा। और जिसने भी इस वीडियो को पूरा देखा है मुझे नहीं लगता है कि वो एग्जाम में अच्छा नहीं करेगा, बहुत अच्छा करेगा। बेस्ट ऑफ लक, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।